Hello students, till now we have done up to question number 30 of NCERT laws of motion. अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 14 अगर पढ़ेंगे तो एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, उसका मास है 4 kg। उसका मास क्या है, 4 kg। ये है O पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें उसने एक ग्राफ रखा है, क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है जो कि आपको दिख रहा है सामने बोर्ड पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या ले रखी है, पोजीशन। ये टाइम है, ये पोजीशन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना है, पहले फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फोर्स में पहले जब t लेस देन 0 है। अब देखिए जब 0 है यहाँ पे t, यहाँ पे टाइम क्या है 0। अब लेस देन 0 पे ये लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, 0 0 0 0। पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया, अभी 0 हो गया, क्योंकि वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0 हो गया। इसका मतलब फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, फोर्स निकालना है t ग्रेटर देन 0। अब t ग्रेटर देन 0 नहीं, सॉरी, t ग्रेटर देन 4। जब टाइम 4 से ज्यादा हो तो 4 यहाँ पे टाइम, अब ये टाइम क्या है, 4 से ज्यादा। ये यहाँ पे भी देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। तो यहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मतलब यहाँ पे भी फोर्स आपका क्या हो गया, फोर्स यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। फोर्स यहाँ पे भी क्या हो गया, 0 हो गया। थर्ड केस में 0 to 4 मतलब बिटवीन, जब टाइम 0 से बड़ा है और 4 से छोटा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखिए, ये जो ये ऐसी लाइन आती है, इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, वेलोसिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या, फिर से एक्सेलरेशन क्या है, 0। इसका मतलब फोर्स क्या हो गया, 0। दैट मीन्स तीनों ही कंडीशंस में हमारा फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। फिर से देख लीजिए, ये हमें ग्राफ दे रखा है एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, जिसमें हमारा मास कितना है, 4 kg है ऑब्जेक्ट का। अब हमें फोर्स निकालना है जब टाइम 0 से पीछे है। तो 0 से पीछे देखिए उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, हर टाइम पे क्या है, रेस्ट पे, मतलब सेम पोजीशन है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, मतलब फोर्स 0। फिर 4 के बाद देखिए फिर से ये ग्राफ ऐसे पैरेलल आ रहा है टाइम एक्सिस के, है ना। तो फिर से ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। हमें पता है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे, फोर्स फिर से 0। अब 3 और 4, 0 से और 4 के बीच में आपका क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 0। चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अब एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स ऑटोमेटिकली 0 होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। फिर बी पार्ट में इंपल्स निकालने के लिए कह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, इंपल्स निकालने के लिए कह रहा है। अब आप देखिए बी पार्ट में क्या कह रहा है, इंपल्स निकालने के लिए कह रहा है, इट इज आस्किंग टू फाइंड इंपल्स। अब हमें क्या निकालना है, इंपल्स निकालना है। पहले कहां पे, एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे। देखिए अब 0 पे देखिए आप, t इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट लीजिए। जस्ट 0 पे पहले वेलोसिटी क्या थी, u क्या था आपका, 0 था। क्या था आपका, 0। थोड़ी देर बाद वेलोसिटी क्या हो गई, देखिए ये है ना आपकी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, 3/4। क्या हो जाएगी,
पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो इसका स्लोप ये क्या हो गया 3/4, 3/4। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 3/4। अब इंपल्स क्या होगा, इंपल्स यहाँ पे इंपल्स क्या होगा mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि हमें इंपल्स पता है बेसिकली व्हाट इज इंपल्स। इंपल्स क्या होता है यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम। तो आप इंपल्स निकाल लेंगे तो क्या मास कितना है 4 into 3/4 माइनस 4 into 0। देखिए यहाँ 4 से 4 कट गया, 3 माइनस 0, तो इंपल्स कितना आ गया 3 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया इंपल्स आ गया, ठीक है। या फिर 3 न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं, 3 न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं। ये तो एक पार्ट का इंपल्स आ गया। फिर हमें इंपल्स कहाँ पे निकालना है, t = 4 पे। अब कहाँ पे निकालना है, एट t = 4 पे। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये पहुंच रहा है तब उसकी वेलोसिटी u कितना है 3/4, क्योंकि जो वेलोसिटी यहाँ पे वही यहाँ पे रहेगी, 3/4 कांस्टेंट वेलोसिटी। तो u कितना हो गया 3/4, और उसके बाद अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो v कितना हो गया 0। अब इंपल्स क्या हो जाएगा आपका, अब हमारा इंपल्स क्या हो जाएगा mv माइनस mu, तो 4 into 0 माइनस 4 into 3/4, तो क्या हो जाएगा 0, ये 4 कट गया -3, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 kg मीटर पर सेकेंड। तो 0 t = 0 पे आपका इंपल्स कितना है 3 kg मीटर पर सेकेंड, और t = 4 पे हमारा इंपल्स कितना है माइनस का 3 kg मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से रेस्ट पे एकदम से मोशन में लाया गया, तो यहाँ पे बहुत तगड़ा फोर्स लगा t = 0 पे, एकदम t = 0 पे एकदम से हाई फोर्स लगा, ठीक है। तो हमने इंपल्स ले लिया ये, क्योंकि 0 से रेस्ट से मोशन में आ रहा है, इसीलिए इंपल्स कैसा है पॉजिटिव। इस पॉइंट पे देखिए मोशन से रेस्ट पे आ रहा है, मोशन से रेस्ट पे आ रहा है, तो इंपल्स कैसा हो गया नेगेटिव, ठीक है। लेकिन आपकी मैग्नीट्यूड दोनों ही केस में क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अगर आपने वीडियो ध्यान से देखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 आप फटाफट कर लेंगे, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, दो ब्लॉक हैं, एक है 10 kg का, एक ब्लॉक है 10 kg का, ठीक है, और दूसरा हमारा ब्लॉक है 20 kg का, दूसरा हमारा ब्लॉक है 20 kg। ये हमारे 2 ब्लॉक्स हैं, वन ब्लॉक इज ऑफ 10 kg एंड अदर ब्लॉक इज ऑफ 20 kg, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों के ऊपर इन दोनों को स्ट्रिंग से अटैच कर दिया गया है, ठीक। अब इस स्ट्रिंग पे टेंशन निकालनी है, इस स्ट्रिंग पे हमें क्या निकालनी है टेंशन निकालनी है। उसके लिए दो कंडीशन है, एक बार हमने फोर्स ऐसे लगाया 600 न्यूटन का, कितना 600 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया पहले, मतलब हमने 20 kg की तरफ से खींचा, तो पहले आपका फोर्स कितना है 600 न्यूटन। तो पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो A = क्या होता है F में m1 + m2, मतलब जितने भी आपके मासेस हैं, तो 2 ही मास हैं, अगर m3 होता तो 3 भी आ जाता, क्योंकि 2 मास है, तो A = F में m1 + m2। तो A = 600 में 10 + 20, 10 + 20, इसका मतलब A = 600 में 30, 0 0, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या आ गया एक्सेलरेशन, क्या आ गया एक्सेलरेशन। अब जब आप इसको खींचेंगे तो जो इसमें टेंशन लगेगी वो किसकी वजह से लगेगी, अगेन मैं इधर से पुल कर रहा हूं, तो इस पे टेंशन किसकी वजह से लगेगी, इसकी वजह से लगेगी। तो जब आप इधर से पुल कर रहे हैं फर्स्ट केस में, तो जो आपकी टेंशन है वो क्या हो जाएगी
इसको मान लीजिए m1, इसको मान लीजिए m2, क्या हो जाएगी m1 इंटू ए। तो टेंशन क्या हो जाएगी आपकी, m1 कितना है 10 और a कितना है 20, तो कितना हो जाएगा आपका 200 न्यूटन की टेंशन लगेगी। जब आप इस तरफ से 20 kg की तरफ से जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो हमारी टेंशन कितनी लगेगी, 200 न्यूटन की टेंशन लगेगी। ठीक है। सेकंड केस, अब देखिए, अब आप इधर से नहीं पुल कर रहे हैं, अब जो आप पुल कर रहे हैं फोर्स किधर को लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, फोर्स अब ऐसे लगा रहे हैं, 600 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। अब हमारी टेंशन जो है, ये केस 1 हो गया, ठीक है। केस 2 में जो हमारी टेंशन है वो क्या हो जाएगी, m2 इंटू ए, क्योंकि हम इधर से खींच रहे हैं तो इस वायर पे, इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन लगेगी वो इसकी वजह से लगेगी। तो टेंशन इज इक्वल टू m2 कितना है 20 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। ठीक है। अगर आपको आंसर क्रॉस चेक करना है तो सारी टेंशन का सम उस वायर पे जो दोनों तरफ से टेंशन लग रही है उसका सम नेट फोर्स के बराबर आना चाहिए। 200 और 400, ठीक है, 600 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट। फिर से देखिए, जब हम इधर से खींच रहे होते हैं तो इसके पीछे जितने भी मास हैं वो सारे एक्सेलरेशन में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अगेन सेम, क्वेश्चन नंबर 16 में भी वही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होना है, पुली वाला सिस्टम है। ठीक है। हम लोग ऑलरेडी उसका डेरिवेशन कर चुके हैं, तो जब आप क्वेश्चन नंबर 16 ही है ना, हाँ, जब आप क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, when you will see question number 16, what you will see, we are having two masses, see this is a pulley system, okay. Now in this we are having two masses, one mass is of 8 kg, suppose this is mass of 8 kg, its mass is 8 kg, I am writing in the box, okay, 8 kg, and the other mass, that is say 12 kg, okay, it is given in the question, it is mentioned in the question. So one mass is 8 kg and the other mass is 12 kg. Now what you need to find is, first is you need to find acceleration and second is tension in the wire, or tension in the string. Now we have already discussed this concept, and we know what is acceleration. Acceleration is m2 minus m1 divided by m2 plus m1 multiplied by g. Okay, this we have already discussed, and we know that acceleration is m2. m2 is the mass which is greater one, that means 12, and m1 is 8. So what will be the acceleration of the masses by which it will be going up and it will be coming down? Okay, it will be accelerating downward because it is heavy one, and it will be accelerating upward. Then acceleration will be m2 minus m1, that is 12 minus 8 upon 12 plus 8 into g. You can take it 10 आप लेके कर सकते हैं क्योंकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो आप एक्सेलरेशन तो यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, टेंशन का फॉर्मूला अब है, क्या था आपका टेंशन वाज T is equal to 2 m1 m2 upon m1 plus m2 multiplied by g। टेंशन क्या थी, 2 m1 m2 upon m1 plus m2 multiplied by g। ये हमारी क्या थी, टेंशन थी। तो यहाँ से हमारी क्या निकल आएगी, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकल आएगी। क्या निकल आएगी, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकल आएगी। ठीक है, ये आपका हो गया। ये ऊपर को एक्सेलरेट करेगा तो ये नीचे को, ये आपकी टेंशन हो गई। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक बार कॉन्सेप्ट आप फिर से देख लीजिएगा तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा,
m2 minus m1 upon में m2 plus m1 into g. This is our acceleration by which these masses are accelerating, and the tension in this string will be 2m1 into m2 divided by m1 plus m2 into g. And what is g over here? Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. ठीक है? Its value is 9.8 meter per second square. But for the ease of calculation, we are taking it approximately equal to 10 meter per second square. Okay? So this was our question number 16. Now let us move on to question number 17. Okay? Now see, when you will read question number 17, what you will find in question number 17, you will find that we are using the concept of law of conservation of momentum. ठीक है? We know what law of conservation of momentum says. First of all, let me write here what law of conservation of momentum says. It says that total initial momentum of system is equal to total final momentum of the system, isn't it? It says that total initial momentum of system is equal to total final momentum of the system. Okay? Now let us move on to question number 17. What it is saying? It is saying that a nucleus is at rest in the laboratory frame of reference. Okay? A nucleus is at rest. Suppose this is a nucleus. Okay? ये हमारा क्या है? एक न्यूक्लियस है. ठीक है? अभी इसका मास क्या है? m है. इसका मास क्या है? m है. और वेलोसिटी क्या है? 0. तो अभी इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? 0, क्योंकि m into 0. इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? 0 हो गया. ठीक है? अच्छा, अब ये क्या हुआ? डिसइंटीग्रेट हुआ. डिसइंटीग्रेट का मतलब ये ब्रेक हुआ. ये सपोज ब्रेक हुआ दो मासेस में. क्या हुआ? एक मास क्या आया आपका m1 और एक मास क्या आया m2. एक मास क्या आया m1 और एक मास क्या आया m2. ठीक है? अब सपोज m1 की वेलोसिटी कितनी है? v1 और m2 की वेलोसिटी कितनी है? v2. m1 की वेलोसिटी कितनी है? दो टुकड़ों में टूट गया न्यूक्लियस. एक टुकड़े की वेलोसिटी कितनी है? v1 और दूसरे टुकड़े की वेलोसिटी कितनी है? v2. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये प्रूव कर रहा है ये दोनों टुकड़े अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है? तो चलो प्रूव कर लेते हैं. पहले तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम निकाल लो ये पूरे सिस्टम का. फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? m1 v1 प्लस m2 v2. ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो गया. क्या? m1 v1 प्लस m2 v2. ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो गया. अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है? क्या होगा आपका? P फाइनल और P इनिशियल क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए. तो P फाइनल क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2 और P इनिशियल क्या है? 0. P इनिशियल क्या है? 0. ठीक है? दैट मीन्स m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0. अब m2 v2 उधर चला जाएगा. तो व्हाट वी विल गेट? m1 v1 इज इक्वल टू माइनस का m2 v2. m1 v1 इज इक्वल टू माइनस का m2 v2. अब देखिए दोनों के मोमेंटम ऑपोजिट आ रहे हैं. देखिए m1 v1 इज इक्वल टू माइनस का m2 v2. तो अगर ये इधर को मूव कर रहा है इसका मतलब ये इधर को मूव कर रहा है. तो thus v1 and v2 are in opposite direction. ठीक है? क्योंकि मास तो हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता है ना. तो ये अगर ये इसके नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या होंगी? ऑपोजिट होंगी. तो ये हमारा प्रूफ हो गया. फिर से देख लो, ये क्या कहता है कि न्यूक्लियस है रेस्ट पे है. जब वो टूटा दो पार्ट्स में. ठीक है? दो पार्ट्स में टूटा. हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है. मतलब दोनों
अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया हमारा, क्या आया इनिशियल मोमेंटम, वेलोसिटी 0 तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। इसकी वेलोसिटी v1 मान ली m1 वाले की, m2 वाले मास की v2 मान ली, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से p फाइनल और p इनिशियल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। ये उधर गया माइनस का हो गया। अब ये और ये माइनस आ रहे हैं, मतलब कि दोनों मोमेंटम अपोजिट हैं, दोनों मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मींस दोनों की वेलोसिटी क्या है, अपोजिट हैं। इसका मतलब ये दोनों जो टुकड़े हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वो भी सेम कॉन्सेप्ट है। वो जो हम लोगों ने बॉल वाला नहीं किया था, इंपल्स निकालना था, टोटल इंपल्स क्या आता था हमारा 2mv, क्या आता था 2mv। तो वही हमें यहाँ पे भी करना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, रीड क्वेश्चन नंबर 18 केयरफुली, तो व्हाट यू विल गेट कि क्वेश्चन नंबर 18 में 2 बिलियर्ड बॉल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ईच ऑफ मास 0.05 kg, दोनों का मास कितना है 0.05 kg, ठीक है। मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बिलियर्ड बॉल ऐसी है, ये रही, ठीक है, और एक बिलियर्ड बॉल ये रही, ठीक है। ये ऐसे जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, ये ऐसे आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं 6 मीटर पर सेकेंड में, और दोनों का ही मास भी सेम है 0.05 kg और 0.05 kg, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों कोलाइड करी और रीबाउंड कर गई। ये दोनों क्या हुई, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, कोलिजन हुआ। क्या हुआ, कोलिजन हुआ, और फिर दोनों ये इधर को चली गई, ये इधर को चली गई, फिर क्या कर गई, ये रीबाउंड कर गई। तो इसकी वेलोसिटी इधर को हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी उधर को हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इसमें इंपल्स निकालना है, तो किसी एक पे इंपल्स निकाल लीजिए। मान लीजिए ये वाली बॉल आप ले लीजिए, ठीक है। तो अभी इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, क्या है, सपोज ये डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन आप नेगेटिव मान लो, ये वाली डायरेक्शन आप नेगेटिव मान लो, तो इसकी वेलोसिटी अभी क्या हो जाएगी, माइनस। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, माइनस का 6, ऐसे अब इसको v मान लो, माइनस का v, ठीक है। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू माइनस का v, और ये डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी क्या हो गई, प्लस v। तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू v। तो इंपल्स क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो mv माइनस का mv, क्योंकि ये कितना आएगा, माइनस का mv आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये mv प्लस mv, तो कितना हो जाएगा 2mv। तो 2 इंटू 0.05 इंटू 6, ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंपल्स हो जाएगा। और अब इसका अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका इंपल्स क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, प्लस v, और यहाँ पे माइनस v। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का mv माइनस mv, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 2mv, ठीक है। तो इसका इंपल्स क्या हो जाएगा, माइनस का 2mv, और इसका इंपल्स क्या हो जाएगा 2mv, क्योंकि पहले टकरा के सेम वेलोसिटी से वापस आ गई। तो पहले इंपल्स क्या था, m इंटू माइनस v, दैट इज माइनस mv, सॉरी मोमेंटम माइनस mv था, और जब वापस आई तो मोमेंटम क्या है, mv। तो mv में से माइनस का mv सब्सट्रैक्ट कर दो, तो mv में से माइनस का mv सब्सट्रैक्ट कर दिया, mv प्लस mv 2mv, तो ये हमारा क्या हो गया, इंपल्स हो गया, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। नाउ let us move on to question number 19. Let us move on to question number 19. अब क्वेश्चन नंबर 19 भी वही कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट है, सब में अब वही चीजें लग रही हैं आपकी, ठीक है। ऐसे कुछ
वो नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से रीड करना है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो आप बहुत ही इजीली उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या कह रहा है, एक शेल है जिसका मास कितना है 0.02 kg इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg। अच्छा जी, चलिए एक गन है, तो ये क्या है, एक गन है। ठीक है, ये गन है। ठीक है, इसमें क्या है, ये बुलेट है। ठीक है, इसमें क्या है कि बुलेट है। ठीक है, ये बुलेट हमने फायर की। आगे नेक्स्ट पिक्चर बना लेते हैं इसकी। ये हमने क्या कर दी, इसमें से बुलेट फायर कर दी, तो ये हमारी बुलेट निकल गई। ओके, अच्छा, अब बुलेट को उन्होंने शेल बोला है यहाँ पे, तो इस शेल का मास कितना है 0.02 kg, इसका मास कितना है 0.02 kg, और ये गन का मास कितना है 100 kg। गन का मास कितना है, ये 100 kg। ये मैंने लाइन खींच दी कि दो अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है, इसका मास कितना है 100 kg। ठीक है, अच्छा, अब इफ द मदर स्पीड ऑफ द शेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ऐसे करके है, और कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, दैट इज रिकॉइल स्पीड ऑफ गन हमें फाइंड करना है। तो पहले इनिशियल कंडीशन, सब कुछ किस पे है, रेस्ट पे, खाली उसने गन पकड़ी हुई है, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो गया, जीरो। इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ पे मोमेंटम P फाइनल क्या हो गया 100 इंटू वी, इसका मोमेंटम 100 इंटू वी प्लस 0.02 इंटू 80 प्लस 0.02 इंटू 80, यही तो होगा mv प्लस m इंटू दिस वन v। ओके, क्योंकि m1 v1 प्लस m2 v2 ही तो होता है, तो इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी 80 है, इसका मास 100 है और इसका मास 0.02 है, तो फाइनल मोमेंटम ये हो गया। अब क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लिख देंगे, क्या, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P फाइनल और P इनिशियल बराबर होने चाहिए, मतलब कि 100 इंटू वी प्लस 0.02 इंटू 80 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसका मतलब 100 वी इज इक्वल टू 2 0 0 इंटू 8 60। ठीक है, अच्छा 100 सॉरी प्लस इज इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब 100v इज इक्वल टू -1.6, तो v इज इक्वल टू -1.6 डिवाइड बाई 100 मीटर पर सेकेंड। तो जो रिक्वायर्ड स्पीड होगी इतनी होगी, और माइनस है मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। रिक्वायर्ड स्पीड कितनी होगी, -1.6 अपॉन में 100 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये -1.6 है, ठीक है, -1.6। ओके, तो रिक्वायर्ड स्पीड कितनी होगी, -1.6 अपॉन में 100 मीटर पर सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस का मतलब ही क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। फिर से देख लो, पहले ये सिस्टम था, इनिशियल मोमेंटम 0, जब ये शेल निकली मतलब बुलेट निकली तो कौन सी स्पीड से निकली 80 मीटर पर सेकेंड में, और इसका मास कितना है 0.02 kg। अच्छा, ये जो गन है इसका मास 100 kg है और इसकी वेलोसिटी v है, तो पहले मोमेंटम 0 था, अब मोमेंटम क्या हो गया 100 इंटू वी प्लस 0.02 इंटू 80। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से फाइनल और इनिशियल बराबर होने चाहिए, तो बराबर रखते हैं, तो 100v प्लस इसको सॉल्व कर लिया, ये कितना है 1.6, क्योंकि 2 0 0, 2 8 16 और 2 के बाद पॉइंट लग गया, तो 100v इज इक्वल टू -1.6, तो v इज इक्वल टू -1.6 बाय 100। ये हमारी क्या हो गई, रिकॉइल स्पीड हो गई, रिकॉइल स्पीड हो गई। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, एक बैट्समैन है, ठीक है, वो शॉट मारता है, क्या मारता है, शॉट मारता है, और उसके पास किसी स्पीड से बॉल आ रही है और वो बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है 45 डिग्री से, लेकिन उसकी स्पीड सेम रहती है, बस डिफ्लेक्शन हो जाता है 45 डिग्री से। सपोज ये बैट्समैन का बैट है,
बॉल ऐसे करके आई और ऐसे करके डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अगर अभी उसकी वेलोसिटी v है तो अभी मतलब अभी उसकी स्पीड v है तो यहाँ भी उसकी स्पीड कितनी रहेगी, v ही रहेगी। और ये पूरा जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है कितना है, 45 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था टोटल आप 2 थीटा लेके चलेंगे, तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए इस पॉइंट पे, तो ये कितना हो गया 22.5 और ये भी कितना हो गया 22.5। तो बेसिकली हमारा थीटा कितना हो गया 22.5 हो गया। क्या हो गया 22.5 हो गया हमारा थीटा हो गया, ठीक है। तो इम्पल्स अब क्या होगा इस केस में, भाई डिफ्लेक्शन 22.5 है तो इम्पल्स हमारा क्या होता था, इम्पल्स क्या हो जाएगा आपका 2mv cos थीटा, दैट इज 2 into m into v into cos 22.5। अब ये जो वैल्यू है 22.5 cos 22.5 ये आप लॉग बुक से देखेंगे, ये मैं सिखा चुका हूं आपको। तो cos 22.5 आप देख लेंगे लॉग बुक से, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। स्पीड आपको पता है, मास आपको पता है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इम्पल्स मिल जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीधे हमने क्या लगा दिया, इम्पल्स इज इक्वल टू 2mv cos थीटा, ठीक है। सिंपल हमने क्या लगा दिया, इम्पल्स इज इक्वल टू 2mv cos थीटा। फिर से देख लीजिए क्या था, ये बॉल आ रही है स्पीड v से, आई बैट्समैन शॉट मारा बैट्समैन ने और कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, किस एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, ये 45 डिग्री से, ठीक है, डिफ्लेक्ट होके उसी स्पीड से वापस चल गई। तो इसका मतलब 2 थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, मतलब थीटा कितना हो गया 45/2, मतलब थीटा कितना हो गया 22.5 डिग्री, ठीक है, ये हमारा थीटा हो गया, ठीक है। तो आपका इम्पल्स क्या हो जाएगा 2mv cos थीटा, m पता है, v पता है, 2 तो है ही, cos थीटा की जगह cos 22.5 और cos 22.5 की वैल्यू आप लॉग बुक से फाइंड आउट कर लेंगे और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा सिंपली, ठीक है। फिर आपका क्या है, लास्ट न्यूमेरिकल है इसका, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सर्कुलर मोशन यूज हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एक आपका स्टोन है, एक आपका स्टोन है जिसका मास कितना है 0.25 kg, ठीक है। ये स्टोन है, ठीक है, इसका मास कितना है 0.25 kg। इसको मैं ऐसे रोलिंग कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे रोल कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे नचा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, स्टोन को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। और किससे क्या, जब हम इस स्टोन को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जो रिवॉल्यूशन आ रहे हैं आपके, जो आपके रोटेशन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 40 रिवॉल्यूशन, 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन 40, इसका मतलब 60 सेकंड में 40 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितने हो गए 40/60, 0 0, तो ये हो जाएगा 2/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 2/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। और रिवॉल्यूशन पर सेकंड हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2/3 पर, ठीक। अब ये जो वायर है इसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, लेंथ कितनी है 1.5 मीटर। तो हमें क्या निकालनी है, इसमें टेंशन निकालनी है, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी। तो हमने पढ़ा था टेंशन किसके बराबर होगी, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है mv²/r, mv²/r। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था ना, लॉ मोशन इन अ प्लेन में, तो v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, है ना, तो v स्क्वायर की जगह r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं दे रखी, तो हम ये यूज कर लेते हैं।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई r, ये कट गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r। और ओमेगा हमें पता है क्या होता है, 2 पाई f, क्या होता है 2 पाई f। अब आप ओमेगा की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्ट निकाल लीजिए, क्योंकि जो ओमेगा होता है वो हमारा क्या होता है 2 पाई f, मतलब कि दैट इज 2 इंटू पाई की जगह 3.14 इंटू f की जगह क्या आ जाएगा 2 बाय 3। तो मास हमें पता है 0.25 kg है, ठीक है। ओमेगा हमें पता है ये है, ठीक है। और r हमें पता है दैट इज 1.5 मीटर, r हमें पता है दैट इज 1.5 मीटर, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट कर देनी है, तो हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लगभग कितना आएगा 6.58 न्यूटन, कितना आ जाएगा 6.58 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू आपको मिल गई 2 पाई f, ठीक है। अच्छा क्यों 2 पाई f, f हमें मिल गया कि 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r होता है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r भी होता है, क्योंकि मोशन इन अ प्लेन में हमने सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले थे, v स्क्वायर बाई r या फिर ओमेगा स्क्वायर r। और इस एक्सेलरेशन में मास मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इस एक्सेलरेशन में मास मल्टीप्लाई कर दो, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा। और वही सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा, जो कि इस वायर में लग रही है। ये तो हो गया एक पार्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा एक पार्ट। इसी में दूसरा पार्ट, अच्छा इसका मास कितना है 0.25 kg, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये जो वायर है ये जो मैक्सिमम फोर्स है 200 न्यूटन तक झेल सकता है, क्या 200 न्यूटन के ऊपर अगर फोर्स थोड़ा सा भी बढ़ा तो ये टूट जाएगा। तो ये जो आप ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से घुमा सकते हैं, तो हमें पता है Fc क्या होता है mv स्क्वायर बाई r। तो मैक्सिमम फोर्स जो ये स्ट्रिंग झेल सकती है कितना 200, इसका मतलब 200 इज इक्वल टू m 0.25 इंटू v स्क्वायर बाई r की जगह 1.5। तो यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। ड्रिलिंग का मतलब इस स्टोन को गोल गोल घुमा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया सेकंड पार्ट। फिर से देख लीजिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, जब आप इसे ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, पहले केस में आपका टेंशन जो लग रहा है 6.58 न्यूटन आ गया, ठीक। अब आप और तेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो टेंशन बढ़ेगी। तो ये कहां तक टेंशन झेल सकता है 200 न्यूटन तक झेल सकता है। तो ये कह रहा है कि कितनी वेलोसिटी हम किस मैक्सिमम किस वेलोसिटी तक इसको गोल गोल घुमा सकते हैं जिसमें कि ये वायर टूटे ना। तो हमें पता है कितना टेंशन ये झेल सकता है 200। तो 200 क्या हो गया mv स्क्वायर बाई r, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही टेंशन के बराबर होगा इस केस में। तो 200 इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r। यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 और 23 देखेंगे, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल, वो आपको आने चाहिए, क्योंकि जो हमने चैप्टर डिस्कस किया है अगर वो आपने पढ़ा है ढंग से तो वो क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, ओके। सो ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो कवर हो गई है लॉज ऑफ मोशन, और हमारा जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन वो कंप्लीटली फिनिश, ओके।